नमस्कार, जय हिंद। आज का विषय है वर्णमाला। जैसा कि आप जानते हैं, बचपन में सभी ने वर्णमाला पढ़ी है। प्रतियोगी परीक्षा में वर्णमाला की आवश्यकता क्या है? जब हम किसी वस्तु की आवश्यकता के बारे में जानते हैं, तो उसको समझने में आसानी हो जाती है। सबसे पहले वर्णमाला की आवश्यकता को समझिए। सबसे पहले वर्णमाला सबसे पहले बता दें वर्णमाला क्या होता है। जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा फूल माला, फूल माला, जैसे फूलों के समूह को फूल माला कहते हैं, उसी तरीके से वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, यानी हम कह सकते हैं स्वर और व्यंजन के समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं। वर्णमाला की उपयुक्तता क्या है? जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जब हम किसी वस्तु की उपयोगिता के बारे में जानेंगे तो उसको समझने में हमें आसानी हो जाएगी। वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण, फिर इसके बाद शब्द या पद, फिर इसके बाद वाक्य। सबसे पहले वर्ण, स्वर व व्यंजन, इनके प्रयोग से हम शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण करते हैं। इन वर्णों का और इन शब्दों का और इन वाक्यों का प्रतियोगी परीक्षा में किस तरीके से प्रयोग है? वर्ण, जब हम संधि पढ़ते हैं, संधि के प्रकार पर, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्यों है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जब हम स्वरों के बारे में जानेंगे तब हम स्वर संधि के बारे में जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। इसी तरीके से व्यंजन और विसर्ग संधि, तो स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है, इन सब चीजों के बारे में जब जानेंगे तो संधि समझने में हमें आसानी हो जाएगी। और शब्दों का क्या प्रयोग है? जैसे समास, जब हम समास पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्यों है? जब हम शब्दों के बारे में जानेंगे कि शब्द किस प्रकार से, कहाँ, कैसे ये प्रयोग होते हैं, तो हमें बहुब्रीहि समाज को समझने में सेकंड भी नहीं लगेंगे, हम तत्काल उसको जान पाएंगे कि ये बहुब्रीहि समास है। तो सबसे पहले हमें वर्णमाला के विस्तार के बारे में जानने की आवश्यकता है। इसी तरीके से बता दें वाक्य, जैसे वाक्य कई प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य व मिश्रित। जब हम शब्दों को जानेंगे तो वो कौन से शब्द हैं जो वाक्य को सरल बनाते हैं
या संयुक्त बनाते हैं या मिश्रित बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कनेक्ट हैं वर्ण से, क्योंकि वर्ण से शब्द का निर्माण हुआ है, शब्द से वाक्य का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हमें वर्णों की पहचान की आवश्यकता है कि वर्ण किस तरीके से कहाँ कैसे काम करेंगे, कौन सा वर्ण क्या है। जैसे आ है, तो आ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है। इस तरीके से अगर हम जानेंगे तो ये चीजें समझने में हमें बहुत आसानी होगी। सबसे पहले वर्णमाला के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्वर, स्वर जो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको हम स्वर कहते हैं। व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 है और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। और उच्चारण के आधार पर कैसे? जैसे ऋ, अंग और आहा, ये 3 वर्ण ऐसे हैं जिनको हम शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको उच्चारण की कैटेगरी से अलग रखा गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर टोटल 10। ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो टोटल स्वरों के उच्चारण के आधार पर अलग माने जाते हैं। इनका हम शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उच्चारण के आधार पर यदि पूछा जाए तो स्वरों की संख्या 10 और टोटल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 है। वर्गीकरण, वर्गीकरण कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा क्या होता है? मात्रा मतलब समय, बोलने में जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। सबसे कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर में आते हैं आ, ई, उ। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व से 2 गुना समय, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये वर्ण पहले प्रयोग होते थे, अब ये सब वर्ण प्रयोग नहीं होते हैं। इनको सबसे याद करने की विधि क्या है? ह्रस्व मतलब छोटा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ह्रस्व
और इन 3 वर्णों को हटा करके सभी दीर्घ, इन 3 वर्णों को हटा करके सभी दीर्घ हो, याद करना आसान हो। दूसरा वर्गीकरण है जीव के प्रयोग के आधार पर। अभी जीव का प्रयोग क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। जीव ऐसे स्वर जो जीव की जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ के आगे के भाग का प्रयोग करते हैं उसको हम अग्रस्वर कहते हैं, और जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं तो उनको मध्यस्वर कहते हैं, और जीभ के पीछे वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं तो उसको पश्चस्वर कहते हैं। जीभ के आधार पर जीभ के आगे वाले भाग को, बीच वाले भाग और पीछे वाले भाग को अग्रस्वर कौन कौन से हैं, बड़ा ई, बड़ा छोटा ई, बड़ा ई, ए, आय। मध्यस्वर आ। पश्चस्वर बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ओ। इनको याद करना, मध्य स्वर को आप पकड़ लीजिए, मध्य स्वर आ, इसका उच्चारण करिए आ, तो आपको महसूस होगा कि हम जीभ के बीच वाले भाग का प्रयोग कर रहे हैं, यानी मध्य स्वर का। अग्र स्वर ई, ई, ए, आय, इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि जीभ के आगे के हिस्से का हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी अग्रस्वर। पश्चस्वर, इसी तरीके से इन वर्णों का भी उच्चारण करके आप समझ सकते हैं कि ये पश्चस्वर है। आज की क्लास में इतना ही, आगे अगली क्लास में। जय हिंद।